इस सत्र में हम आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा का साहित्य शीर्षक से यह चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत है। शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए लोग यह जानते हैं कि शिक्षा शास्त्र विभिन्न विषयों के मेल से बना हुआ एक ऐसा शास्त्र है जिसे हम कई आँखों से देखते हैं। जैसे शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का इतिहास, वैसे ही यह एक नई अवधारणा है शिक्षा का साहित्य। शिक्षा का साहित्य कहने से अर्थ सिर्फ साहित्य में शिक्षा की पड़ताल करना नहीं है, बल्कि वैसे साहित्य से अभिप्राय है जो शिक्षा को केंद्र में रखकर लिखा गया हो। दो बातें बहुत साफ तौर पर हमें इस विमर्श के शुरू में ही समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा का साहित्य एक विषय के रूप में साहित्य से वैसे ही शक्ति पाता है, सामग्री पाता है, जैसे शिक्षा का मनोविज्ञान मूल मनोविज्ञान विषय से, शिक्षा का दर्शन दर्शन शास्त्र के मूल विषय से, शिक्षा का समाजशास्त्र समाजशास्त्र के मूल विषय से, शिक्षा का इतिहास के मूल विषय से अपने हिस्से का या अपने लायक विमर्श की सामग्रियों का चयन कर और तब शिक्षा का दर्शन शास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा के इतिहास की रचना करता है। शिक्षा का साहित्य वैसा ही एक विषय है जो अभी नया एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में या यूँ कहिए कि 21वीं सदी में यह शामिल हुआ है। इसके शामिल करने के पीछे की जो मंशा है वह इतनी भर है कि हम शिक्षा को साहित्य के नज़रिए से भी देखें। साहित्य किसी भाषा विशेष का साहित्य नहीं है यह, बल्कि यह विभिन्न भाषाओं में शिक्षा को लेकर जो कुछ लिखा गया है, जहाँ शिक्षा की छवि दिखाई देती है, या शिक्षा को लेकर जो स्वतंत्र लेख, पुस्तकें इत्यादि लिखी गईं, उन सब से चयनित कर एक ऐसी सामग्री को स्थान देना या विकसित करना जो शिक्षा का साहित्य के नाम से जानी जाती है। तो शिक्षा का साहित्य को जिस तरह से देखा जाना है या देखा जा रहा है, उसमें दो तीन बातें आवश्यक हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा कि यह एक किसी भाषा विशेष का साहित्य नहीं है, बल्कि यह विभिन्न भाषाओं में शिक्षा को लेकर जो बात कही गई है या जहाँ शिक्षा की छवि दिखाई देती है उसे समेटने का काम यह विषय करेगा। साथ ही साथ शिक्षा विषयक जो स्वतंत्र आलेख हैं, जो पुस्तकें हैं, जो नवाचार है, उनको लेकर जो कुछ लिखा गया है उसकी व्यवस्था हमारे यहाँ, उसके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था शिक्षा शास्त्र के अन्य विषयों में इस तरह से नहीं की गई है जैसा शिक्षा का साहित्य में किया गया है। जैसे वर्षों पहले यदि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ये लिखते हैं कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बने, तो लगभग 100 साल पहले लिखी गई ये पंक्तियां बताती हैं कि उस समय शिक्षा को लेकर किस तरह की या शिक्षा की छवि को लेकर किस तरह का विमर्श चल रहा था। आधुनिक भारतीय शिक्षा जिस पर यह एक तरह से उस पर यह आरोप न कहें बल्कि उसके अंतर्निहित बात यह मानी जाती है कि उसमें यह निहित है कि वह नौकरी के लिए ही तैयार करती है, जबकि कहा यह जाता है कि शिक्षा एक संपूर्ण मानव बनाने का, मानवीय गुणों के विकास का, एक सजग सचेत मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं हमारे साहित्य में। अब सोचिए कि पंचतंत्र आज भी क्यों हमारे बीच है, पंचतंत्र के आज भी उपलब्ध होने का क्या मतलब है। हम सब जानते हैं कि पंचतंत्र वैसे राजकुमारों को पढ़ाने की जिम्मेवारी विष्णु शर्मा को दी गई जिन पर शायद बाकी गुरु सफल नहीं हुए थे। अब उन्होंने इस तत्व का प्रयोग किया, इस तरह की कहानियों का प्रयोग किया जो आज भी इतनी प्रासंगिक हैं कि उन्हें पढ़ा जाता है। आज की पाठ्यपुस्तकों में भी कई स्थानों पर हिंदी और संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों में हम उन्हें लेते हैं। लेकिन जब पूरे पंचतंत्र को या हितोपदेश को या गुलिस्ता बोस्ता को हम देखते हैं तो ये लगता है कि एक लंबे समय तक जो साहित्य शिक्षित करने का माध्यम रही है वो धीरे धीरे हमारे विमर्श से कैसे गायब हो गई।
तो यह जो खालीपन है एक तरह से इनकी निरंतरता के भंग होने का जो मामला है, शिक्षा का साहित्य उस निरंतरता को बनाए रखने की एक कोशिश है कि एक तरफ जहाँ बौद्ध साहित्य में थेर गाथाएँ और थेरी गाथाएँ दोनों उपलब्ध है। थेरी गाथा यानी बुद्ध की जो महिला शिष्याएँ थी उनकी कहानियाँ, थेर गाथा जो पुरुष थे उनकी कहानियाँ, और दुनिया के ज्ञात इतिहास में महिलाओं को लेके लिखी गई कहानियों में थेरी गाथा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बौद्ध साहित्य को समझने की दृष्टि देती है और साथ ही साथ यह भी बताती है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था में क्या और कैसे होता था। तो एक तो इतिहास को भी अपने जानने का साधन शिक्षा का साहित्य हो सकता है, दूसरी तरफ जो आधुनिक रचनाएं लिखी गई उसमें प्रेमचंद जी की 2 रचनाओं का जिक्र करना मैं यहाँ आवश्यक समझता हूँ, बड़े भाई साहब और परीक्षा। इन दोनों ही कहानियों से आप वाकिफ़ हैं। जो बड़े भाई साहब में तो प्रेमचंद ने बहुत साफ साफ बताया है कि वो कैसे खेलते कूदते, गुड्डी उड़ाते, पतंग उड़ाते और बड़े भाई घोंटा मारते और फिर भी परिणाम कुछ का कुछ हो रहा है। तो उन्होंने भी उस समय की पढ़ाई लिखाई पर कहीं ना कहीं से एक सवाल खड़ा किया, उस समय की पढ़ाई लिखाई की एक तस्वीर हमारे सामने रखी जिस पर हम आज भी विमर्श करके उन तत्वों को जान या पहचान सकते हैं जो 90 या 80 साल पहले भारतीय शिक्षा में व्याप्त थी। आज की कुछ कहानियाँ, जैसे बचपन में हम सब ने जैनेंद्र कुमार की खेल कहानी पढ़ी है या ताई पढ़ी है, ये दोनों ही कहानी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती हुई प्रतीत होती हैं। तो शिक्षा के मनोविज्ञान की समझ बनाने के लिए भी इन कहानियों का प्रयोग करके हम शिक्षा के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, शिक्षा शास्त्र के जो छात्र हैं। इस तरह से शिक्षा का साहित्य शिक्षा के मनोविज्ञान के लिए एक आधार सामग्री भी हमें देता है। फिर जो परिवर्तन हुए हैं पढ़ाई लिखाई में भाषाओं को लेके या अन्य विषयों को लेके, जैसे हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, आप सबको भी याद ही होगी, कछुआ और खरगोश की कहानी, की कैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश इस मस्ती में आकर ठंडी हवा में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर उसको हार का सामना करना पड़ता है कछुआ जैसे धीमी गति से चलने वाले एक पात्र से। तो यहाँ यह बताया गया था, हमारे समय की यह कहानी कहती थी कि जो लगातार चल रहा है वह विजयी होगा या विजयश्री उसी के गले में पड़ने वाली है। अब इस कहानी का एक दूसरा रूप भी हमारे समय में दिखाई दे रहा है, वो ये है कि अब कछुआ और खरगोश में दोस्ती हो गई। दोनों ने कहा कि भाई हम तो एक जगह तुमसे ज़्यादा तेज हैं। खरगोश ने कहा कि वो कहाँ? उसने कहा कि यदि पानी हो रास्ते में, कोई ताल तलैया हो, तो वहाँ तुम मेरी मदद ले लो। खरगोश ने कहा कि यह तो अच्छी बात है, मैं वहाँ तुम्हारी मदद ले लूँ, और तुम क्या करोगे? कछुआ ने कहा कि जहाँ ताल तलैया नदी तालाब होंगे वहाँ तू मुझ पर सवार हो जा, मैं तुझे वहाँ से आगे बढ़ाऊँगा, और जहाँ सरपट ज़मीन होगी वहाँ तू मुझसे अधिक तेज भागता है तो मैं तुझ पर सवार हो जाऊँगा, और इस तरह हम दोनों मित्र एक साथ लक्ष्य पर पहुँचेंगे, जिसे अब हम लोग विन विन सिद्धांत कहते हैं कि सहयोग से समवेत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। एक कहानी और भी है जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी है, और वो है लोमड़ी और कौवे वाली कहानी। उस समय लोमड़ी के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा होता था, कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा होता था, और लोमड़ी उसको फंसाती है ये कह के कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, और लोभ में फंस के कौवा जो है वो अपने आप को भूल जाता है और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। अब जो नई कहानियाँ पाठ्य पुस्तकों में है, इसमें कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं है, अब कौवे के मुंह में पनीर का टुकड़ा है। तो ये जो बिंब बदलता है अपने समय और संदर्भ के हिसाब से, शिक्षा का साहित्य ऐसे बदलावों पर भी अपनी नज़र रखता है कि किस तरह की चीज़ें हमारे आसपास बदल रही हैं या चल रही हैं, और किस तरह के बिंब और प्रतीकों का प्रयोग अब हम शिक्षा के विभिन्न विषयों में कर रहे हैं। तो शिक्षा का साहित्य की एक जिम्मेवारी यह भी है कि हो रहे शिक्षाई बदलावों पर भी अपनी दृष्टि रखे। कहानियों का सिलसिला चला है, तो जो कई राज्यों में यह विषय चूँकि अध्ययन अध्यापन में आजकल है, और जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। थेर गाथा और थेरी गाथा से कुछ सामग्री
ली गई है। गुलिस्ता बोस्तान से कुछ सामग्री ली गई हैं। मध्यकालीन भारत के साहित्य से कुछ साहित्य इसमें रखा गया है। फिर जो आधुनिक साहित्य है वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, उर्दू का हो या अंग्रेजी का हो या अन्य भाषाओं का हो। जैसे स्वामी और उसका दोस्त से वह हिस्सा पाठ्यक्रम का हिस्सा है जिसमें गणित विषय को लेकर उस बच्चे की परेशानी है। आपका बंटी का एक हिस्सा इसमें है जिसमें बाल मनोविज्ञान के सहारे उस पात्र को समझने की कोशिश की जा रही है। राग दरबारी जो जिसमें श्रीलाल शुक्ल जी ने शिक्षा की कई छवियां प्रस्तुत की हैं, उसका कुछ अंश है। छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार जी की जो मशहूर रचना है, उससे कुछ हिस्से को इस विषय में शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य में शिक्षा को लेकर जो विमर्श चला है या जो चल रहा है, मान लीजिए आज आपने शिक्षा को लेकर या DS कोठारी साहब ने शिक्षा और मानव मूल्यों को लेकर NCERT की किसी एक पत्रिका या किसी एक किताब में कुछ लिखा, उसे यदि हम चाहते हैं कि हमारी बाद की पीढ़ी तक, विशेष करके शिक्षक शिक्षिकाओं तक पहुँचे, तो हमारे पास अभी शिक्षा शास्त्र के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हम इन रचनाओं को उन तक पहुँचा सकें। शिक्षा का साहित्य में यदि हम इन रचनाओं को शामिल करते हैं तो यह होगा कि कम से कम आज से 30 साल, 40 साल या 50 साल पहले भी शिक्षा को लेकर जो विमर्श चल रहा है वह कितना आगे बढ़ा, कहाँ तक पहुँचा है, किस हालत में है, यह जानने का मौका भी हमें मिलेगा। तो शिक्षा का साहित्य एक ऐसा विषय है जो एक तरफ तो हमें आधार सामग्री देता है साहित्य के माध्यम से शिक्षा को समझने का, दूसरी तरफ शिक्षा शास्त्र के अन्य विषयों को समझने का नज़रिया भी देता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम कई रचनाओं के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर ठहर कर हम आपका बंटी का एक हिस्सा देखेंगे जिस पर आप सब चर्चा करेंगे और उसके बाद हम यह जान पाएंगे कि शिक्षा का साहित्य में इसे क्यों रखा गया है। इसके बाद वो हिस्सा आएगा, यहाँ वो हिस्सा आएगा। दूसरी तरफ शिक्षा का साहित्य अपने उस मीडिया को भी ध्यान में रखता है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मराठी की एक बहुत ही मशहूर फिल्म है 10वीं फ। यह एक ऐसे शिक्षक और उसके ऐसे छात्रों की कहानी है। 10वीं 10th F यानी वैसे फेलियर बच्चे जो एक सेक्शन में रखे जाते हैं और उनके भीतर जीने की इच्छा का संचार एक शिक्षक कैसे करता है, यह इस फिल्म का वर्ण विषय है। तो हम लोगों ने शिक्षा का साहित्य में ऐसी चीज़ों को भी शामिल किया है। आप कोई बात मनोविज्ञान के सहारे या अन्य माध्यमों से चाहे जितनी तेज़ी से हम कह लें, लेकिन जितनी मजबूती के साथ तारे जमी पर में आमिर खान ने अपनी बात को रखा है और जितनी आसानी से हम उस बिंब को समझ लेते हैं कि सभी हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं, इसे खींचकर और बीच वाली उंगली के बराबर कर लोगे क्या, या वह दृश्य उस फिल्म का जब पढ़ाई लिखाई चल रही है और वह होनहार कलाकार अपनी खिड़की से बाहर प्रकृति को देखता होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम शिक्षा का साहित्य का हिस्सा मानते हैं और उसे शामिल करने की आवश्यकता है उसमें, ताकि इस विषय की परिधि और बड़ी हो और इसमें विभिन्न तरह की सामग्रियों का हम चयन कर सकें और साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र को एक ऐसा विषय मिले जो साहित्य के साथ साथ सिनेमा, टीवी और दूसरी जो मीडिया के जो माध्यम हैं उनमें चलने वाले शिक्षाई विमर्शों को भी समेट सके। हम अपनी पुरानी बात पर फिर से लौटते हैं कि इसका शिक्षा के साहित्य का जो DLED का जो पाठ्यक्रम है वह क्या कहता है। DLED का पाठ्यक्रम आमतौर पर उन रचनाओं पर अपने आप को फोकस रखता है जो बच्चे और बचपन की समझ देने के लिए साहित्य से लिए जा सकते हैं या लिए गए हैं। अब एक कहानी है जो पूरी शिक्षा को एक नए तरह से या शिक्षा की व्याख्या करने के लिए जो आसान सा रास्ता हमें सुझाती है, वो भी एक प्रेमचंद की एक कहानी है। आपने और हमने सब ने पढ़ी है। वो कहानी है ईदगाह। ईदगाह का एक छोटा सा पात्र है हामिद। हामिद एक छोटा बच्चा जिसकी दादी का हाथ रोटी बनाने में जल जाता है। क्यों जलता है यह हामिद कैसे जान पाता है? अब मनोविज्ञान से हम कहते हैं कि वह अपने परिवेश का अवलोकन कर रहा है।
हामिद अवलोकन करता है जब वो देखता है कि उसकी दादी रोटी बना रही है और उसका हाथ इस कारण जल जाता है क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। हामिद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दादी के हाथ को यदि जलने से बचाना है तो दादी को चिमटा देना होगा। दादी को चिमटा देना है यह वह तय करता है, यानी अवलोकन के आधार पर एक निष्कर्ष निकालता है, एक निर्णय लेता है। अब हामिद ईद के दिन अपने मित्रों के साथ मेला जाता है। मेला जब वो पहुंचता है तो उसी की उम्र के सभी बच्चे हैं। वो देखता है कि कोई मिठाई खरीद के खा रहा है, कोई मिट्टी के खिलौने खरीद रहा है, लेकिन इसे तो दादी ने जितना पैसा दिया था उसमें वह या तो मिठाई खा ले या मिट्टी का कोई खिलौना खरीद ले या दादी के जलते हुए हाथ को बचाने के लिए चिमटा खरीद ले। अब हामिद अंतर्द्वंद्व में है, अपने भीतर एक द्वंद्व से गुजर रहा है। ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद स्वयं भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, शिक्षक थे, लेकिन इस कहानी में उन्होंने हामिद के साथ किसी शिक्षक को नहीं रखा, किसी बड़े को नहीं रखा जो आराम से हामिद को समझा सके कि सुन बेटा, तेरी उम्र अभी ऐसी नहीं हुई है, चिमटा तो हम बाद में खरीद के ला देंगे, तू अभी मिठाई खा ले या ये खिलौना खरीद ले। अब हामिद उस द्वंद्व से निकलने की प्रक्रिया में शामिल होता है। कैसे? वह अपने मन को समझाता है कि यह मिठाई क्या अभी खाई और अभी गया, और ये मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का भिस्ती चिमटे से मारूं तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए। और जो निर्णय हामिद ने लिया है उस पर वो अडिग रहता है। वह अंतर्द्वंद्व से अपने को निकालता है और मेले से चिमटा खरीद कर लाता है जिससे उसकी दादी का हाथ जलने से बच सके। जब इस नज़रिए से हम कहानी को देखते हैं तब यह कहानी शिक्षा का साहित्य बनती है। मैंने सिर्फ शिक्षा के साहित्य के नज़रिए के स्पष्टीकरण के लिए यह उदाहरण आपके सामने रखा है और मुझे लगता है कि इससे शिक्षा का साहित्य को समझने में आसानी होगी। और एक बात और स्पष्ट करना यहाँ बहुत आवश्यक है कि यह कहा जाता है कि इसे हम साहित्य में शिक्षा क्यों न कहें। तो बहुत साधारण सी बात है कि जैसे हम दर्शन शास्त्र में शिक्षा नहीं कहते, समाज शास्त्र में शिक्षा नहीं कहते, हम वहाँ भी कहते हैं शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, वैसे ही हम यहाँ भी साहित्य में केवल शिक्षा की पड़ताल नहीं कर रहे, बल्कि शिक्षा को लेके भी जो साहित्य रचा जा रहा है, जो कुछ लिखा जा रहा है, उसे चूँकि इस दायरे में इसमें शामिल करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम इसे शिक्षा का साहित्य ही कहें, शिक्षा में साहित्य कहने की गलती न करें।